अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आपको ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपस में क्या लिंक है, मॉलिक्यूलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपस में क्या लिंक है। ये दो फैक्टर्स असल में किसी गैस की स्पीड जो डिफ्यूजन करने की होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो चलते हैं हम अपने ग्लास बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या तमाम गैसेस एक स्पीड से डिफ्यूज करती हैं। यानी कि अगर आप एक कंटेनर के अंदर हीलियम गैस ले लें और दूसरे कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस ले लें, तो क्या दोनों गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन एक जैसी है? असल में ऐसा नहीं है। थॉमस ग्राहम वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी गैसेस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उनको अंदाजा हुआ कि डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड होती है। उनका कहना था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन रिलेट करता है डेंसिटी ऑफ गैस से और मॉलिक्यूलर मास से। इस पूरी लॉ को समझने से पहले हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके सामने दो डिफरेंट बैलून्स हैं। एक में हमने फिल की हुई है हीलियम और दूसरे में हमने फिल किया हुआ है नाइट्रोजन। जब मैं दोनों को अलाउ करता हूं डिफ्यूज करने के लिए, यानी कि उनकी जो ओपनिंग है वो खोल देता हूं, तो गैसेस डिफ्यूज कर जाती हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। अब हुआ यूं कि जैसे ही मैंने गौर किया तो हीलियम का जो बैलून है वो उसके अंदर से हीलियम गैस फौरन डिफ्यूज कर गई, जबकि नाइट्रोजन गैस को वक्त लग रहा है हीलियम के मुकाबले में डिफ्यूज करने के लिए। इसका एक मतलब तो साफ है कि जो गैसेस होती हैं वो एक स्पीड से डिफ्यूज नहीं करती, बल्कि उनकी डिफ्यूजन किसी ना किसी फैक्टर पे, किसी ना किसी रिलेशन के साथ लिंक्ड अप है। थॉमस ग्राहम कहते थे कि जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के। तो आए हम चलते हैं ग्राहम्स लॉ की तरफ और डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करता, यानी कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं से 30 डिग्री पे और टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री के बाद प्रेशर 1 atm मेंटेन किया हुआ है, मैं ये चीज चेंज नहीं करता, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेता हूं, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि किसी गैस की डिफ्यूज करने की जो स्पीड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के उस गैस की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा। देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म करना चाहूं तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर रूट। अगर मैं अज्यूम करता हूं मेरे पास गैस ए है विच में बी हीलियम, तो उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन का सिंबल जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो आर यूज करने जा रहा हूं विद 1। अगर मेरे पास कोई दूसरी गैस है बी, तो उसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का सिंबल यूज करने जा रहा हूं वो मैं करने जा रहा हूं R2। अब ए गैस का जो डेंसिटी होगी उसे मैं D1 से शो करूंगा और बी गैस की जो डेंसिटी होगी उसे मैं D2 से शो करूंगा। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए R1 R2 और डेंसिटीज के लिए D1 D2 दो डिफरेंट मैंने वेरिएबल यूज किए। अब अगर मैं जनरली बात करूं, यानी कि ए और बी की बात ना करूं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डी। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करता हूं तो मेरे पास आता है कांस्टेंट, तो आर इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब बात यूं है कि ये जो के है ना, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? ये ऑल गैसेस के लिए सेम वैल्यू रखता है अगर मैं उन गैसेस पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं वो कांस्टेंट या सेम टेम्परेचर प्रेशर पे करूं।
फॉर एग्जांपल हीलियम और नाइट्रोजन का मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों 30 डिग्री पे हैं, दोनों 1 atm पे हैं, तो उनके लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के का आंसर आएगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हीलियम के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 2 आ रहा है आंसर, तो नाइट्रोजन के लिए भी वो 2 ही आएगा। इसको मैं अगर फॉर गैस 1 रीराइट करना चाहूं इस इक्वेशन को, तो मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1। और अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करना चाहूं फॉर गैस बी, इसे मैं ऐसा कर लेता हूं, ए लिख लेता हूं, और फॉर गैस बी R2 इज इक्वल टू K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D2। अब ये जो ए के लिए इक्वेशन लिखी है, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहेंगे सर आपने के दोनों के लिए सेम इसलिए लिखा है क्योंकि के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ग्राहम्स लॉ के अंदर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दो डिफरेंट गैसेस के लिए सेम होती है। तो अगर मैं K1 K2 लिखता, मतलब तो दोनों सेम ही वैल्यूज हैं, तो मैंने दोनों के लिए K लिख दिया। अब मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 से। तो मेरे पास आंसर क्या आया? मेरे पास आया R1 इज इक्वल टू K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1, और इधर डिवाइड कर देता हूं R2 K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D2। मैंने दो इक्वेशन एक दूसरे से डिवाइड कर दी। अब आप देख रहे हैं K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1, K ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D2, ये तो एक ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है जो हम पढ़ते थे, जिसके अंदर होता यूं था कि अगर A ओवर B C ओवर D लिखा हो तो हम इसे लिखते थे B C से मल्टीप्लाई होगा, A D से मल्टीप्लाई होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगी, बिटवीन बिटवीन से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, तो बन गया A D ओवर B C। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? R1 ओवर R2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 इंटू K, फिर नीचे ये वाला K स्क्वायर रूट ऑफ D1। अब आप K को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? सेम वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली फॉर्म करते हैं। अब ये बन गई हमारे पास R1 ओवर R2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1। यानी कि दो गैसेस की अगर मैं रेशो लूं रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो वो उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट की रेशो के बराबर आएगी। अब हमने एक जगह पढ़ा था कि जो डेंसिटी होती है ना, वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने पढ़ा था आइडियल गैस की डेंसिटी के अंदर कि D इज इक्वल टू PM ओवर RT। प्रेशर और टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास को रिलेट करते हैं। तो एज वी नो कि डेंसिटी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम की बात करूं और उसको मैं कंपेयर करूं नाइट्रोजन गैस से, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है 4 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये निकालना सीखा था। अब डेफिनेटली ये 28 है, ये 4 है, कहाँ हीलियम कहाँ नाइट्रोजन, इनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई नाइट्रोजन गैस जो थी हमारे शुरू की जो एनिमेशन थी उसके अंदर बड़ी स्लोली डिफ्यूज की थी एज कम्पेयर टू हीलियम। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेंसिटीज D2 और D1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ कि D1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 के, ये भी तो कह सकता हूँ D2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M2 के। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। यहां से स्टेटमेंट नंबर 2 निकलेगी हमारी। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्स्ट गैस
is inversely proportional to square root of its molecular mass. Rate of diffusion of second gas is inversely proportional to molecular mass of its gas. अब यहां पे हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं। पहली बात है, इस दौरान प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर प्रेशर नहीं चेंज किया, तो पहली कंडीशन तो सेम रहेगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to square root of its molecular mass या molar mass। अब ये बात आपने याद रखनी है जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, कि इस स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर कैपिटल M। अब M की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है, अगर आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका बदल जाएगा। यही वजह थी कि हमारे एनिमेशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम का ज़्यादा था और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन था वो कम था। वो कैसे, ऐसा आइडियलाइज तो ठीक है हो गया, लेकिन इक्वेशन से कैसे पता लगेगा? देखिए ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये दो वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक वैल्यू कम की जाती है तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है। मसलन अगर मैं M की जगह लेता हूं हीलियम का 4 वैल्यू, तो वो कम वैल्यू है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन लूंगा और बढ़ जाएगा। मैं अगर नाइट्रोजन लेता हूं 28, तो M की वैल्यू बड़ी कर दी, 4 की बजाय 28 लिख दी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसकी जगह लेता हूं 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि क्लोरीन का जो मैस है वो होता है 71, तो आप कहेंगे सर 28 से तो डबल से भी ज़्यादा हो गया 71, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो मैं कहूँगा हीलियम का सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, नाइट्रोजन का हीलियम से कम है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास हीलियम से ज़्यादा है, और क्लोरीन का नाइट्रोजन से भी कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्योंकि क्लोरीन का मास सबसे ज़्यादा है। चूंकि इसकी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी बहुत कम है, लिहाजा इनका ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन ये होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर ये बनेगा। आपको ये एमसीक्यू किसी भी सूरत आ सकता है, मसलन वो यूं भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, जो हम इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हम इसे जज कर पाएँ कि हमारे लिए कौन सी वैल्यू सही है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यू important, which of the following gas will diffuse fastest? नीचे ऑप्शन दे देते हैं, हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, या वो डी कह देते हैं ऑल ऑफ देम, सारी एक जैसा डिफ्यूज करेंगी। आप सोचेंगे डिफ्यूजन तो मॉलिक्यूलर मास के जरिए डिटेक्ट की जा सकती है, ज़्यादा होगी कम होगी, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास वो होता है 2, 1 + 1, ऑक्सीजन 32 16 + 16 28 14 + 14। आप कहेंगे ये सबसे स्लो है, ये थोड़ा सा फास्ट होगी, इसके मुकाबले में थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन तो बहुत ही कम रखती है मॉलिक्यूलर मास, तो इट शुड डिफ्यूज फास्टेस्ट, ये फौरन निकल जाएगी, वैसे भी लाइटर होती है, आसानी से डिफ्यूज कर जाती है। सो ऑर्डर भी आ सकता है एमसीक्यू और इस तरह का भी एमसीक्यू आ सकता है आपके पास।
अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमें एक प्रॉपरली एक ट्यूब लेनी पड़ेगी जिसके अंदर हम दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे और उस रिएक्शन से हमें अंदाजा होगा कि कौन सा केमिकल कहाँ तक पहुँचा है। जो ज़्यादा फासला तय करता हुआ पहुँचेगा वो ज़्यादा स्पीड से डिफ्यूज़ हुआ होगा, जो नहीं चल पाया, भाग नहीं पाया, ज़्यादा फासला नहीं तय कर पाया, वो कम डिफ्यूज़ हुआ होगा। इन दैट केस हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पे एनिमेशन देखते हैं। ये हमने एक होलो ट्यूब ली ग्लास की, ये है 100 सेंटीमीटर की, लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, दो कॉटन के पीसेस लिए जो फिट हो सके इसके एजिस पे, होलो है ना ट्यूब, साइडों पे फिट हो सके। एक को अमोनिया के सोल्यूशन में डिप किया, एक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में डिप किया। दोनों को मैंने प्लग कर दिया एट अ टाइम, इकट्ठे प्लग करना है। आपने अमोनिया को इस तरह प्लग किया और HCl को दूसरी तरफ प्लग किया है, तो ये एट अ टाइम प्लग करना है। ऐसा नहीं है कि आप HCl को लगा के थोड़ी देर खड़े रहें फिर आके अमोनिया को लगाएं, क्योंकि HCl जैसी ट्यूब में प्लग होगी उसकी कंसंट्रेशन, तो वो फ्लो करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स अदर एज, डिफ्यूज करना शुरू कर देगी। आपने एट अ टाइम लगाना है ताकि एट अ टाइम दोनों डिफ्यूज करना शुरू करें, तो पता लग जाएगा कौन ज्यादा करती है कौन कम करती है। अब अमोनिया एक्वा सोल्यूशन से जो कॉटन डिप करके वहां लगाई गई और HCl के एक्वा सोल्यूशन से कॉटन डिप करके वहां लगाई गई, जब ये जहां पे जाके मिलेंगे ना, यहाँ पे वहां पे ये रिएक्शन करेंगे। कैसे, ये देखो जरा, अमोनिया प्लस HCl will make ammonium chloride salt, base acid in the presence of aqueous solution makes ammonium chloride। वाटर चाहिए होता है एसिड को बेस से रिएक्ट करने के लिए। अब खैर एक्वा सोल्यूशन के अंदर से जब ये दोनों मैंने लगाए, प्लग किए, तो अमोनिया ने इस तरफ डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, HCl ने मेरी तरफ डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन शुरू हो गई। तो पहले तो मैं इसकी डिफ्यूजन की स्पीड जज करने से पहले एक चीज देखता हूं। अमोनिया का मैस होता है 17, कैसे, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 14 प्लस 3 इंटू 1 मेक 17। HCl का होता है 36.5, क्यों, एक H है एक Cl है, तो इट मेक्स 1 प्लस 35.5। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मैसेज गिवन होते हैं, वैसे भी आपको कुछ तो याद होने चाहिए। 17 इज अ स्मॉलर वैल्यू, 36.5 इज अ लार्जर वैल्यू, तो 17 वाले को स्पीड से जाना चाहिए, 36.5 वाले को थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए। वाकई ऐसा हुआ है। देखें, अमोनिया बहुत आगे जाके निकल गई है और HCl ने थोड़ा फासला तय किया है। अगर मैं देखूं जहां पे ये मिल रहे हैं, जहां पे इनका जंक्शन बन रहा है, वहां पे ये रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बना रहे हैं। इसके वहां पे फ्यूम्स नजर आएंगे और वहां पे रिंग बनी हुई नजर आ रही है। वहां पे असल में ये सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, क्यों, वहां पे अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बड़ा जबरदस्त 100 सेंटीमीटर की जो ट्यूब है उस पर रीडिंग आ गई कि अमोनिया ने कहाँ जाके HCl से रिएक्शन किया। हमने वहां पे एक लाइन लगा दी, हमने ये फासला मैयर किया। अमोनिया ने जितना फासला तय किया था 100 में से, वो था 59.5, और जो HCl ने तय किया था फासला वो निकला स्केल से जब हमने मैयर किया 40.5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अमोनिया 59.5 सेंटीमीटर 100 में से, और HCl ने जितना डिस्टेंस तय किया 40.5। आप कहेंगे सर एग्जैक्टली वही बात हुई जिसका हमारा अंदाज़ा था कि मॉलिक्यूलर मैस जिसका कम है वो तेज़ी से आगे गया और जिसका मैस ज़्यादा था वो उतना ट्रैवल नहीं कर पाया। तो अगर मैं इस ट्यूब को ड्रा कर लूँ अपनी आसानी के लिए, तो ये ट्यूब थी, इसमें ये दो कॉटन प्लग लगाए हुए थे, अमोनिया का, HCl का। यहाँ पे जाके उन्होंने फ्यूम बनाया HCl के करीब, अमोनिया से दूर। ये डिस्टेंस था 59.5 सेंटीमीटर, टोटल ट्यूब थी 100, और ये डिस्टेंस था 40.5 सेंटीमीटर। मैं छोटी सी रीडिंग लिख रहा हूँ क्योंकि आपने वहाँ एनिमेशन में से डिटेल में देख लिया। अब हमने प्रूव करना है कि भाई ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना कि मॉलिक्यूलर मैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है
वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये रेशियो बराबर होगी, यानी कि दोनों के जो रेशियो है रेट ऑफ डिफ्यूजन की उनके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट से किया जाए तो आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर M1। ये मैंने इक्वेशन लिख ली, इसको कोई भी नाम दे Z दे देते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर राइटिंग इक्वेशन Z ये लिख ली। अब आप कहेंगे सर आपके पास रीडिंग तो आ गई है, वो रीडिंग इनपुट कर दें। R1 की रीडिंग क्या आई है 59.5, R2 की रीडिंग क्या आई है 40.5, M2 की रीडिंग क्या है, M2 क्या था, देखें ये R2 का मतलब ये है कि ये HCl की रीडिंग है, तो M2 HCl का होगा, वो कितना होगा HCl का 36.5, और M2 R1 जो था अमोनिया का था तो M1 अमोनिया का होगा 17। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा इस साइड का आंसर आएगा 1.46, उस साइड का आंसर आएगा 1.46। हेंस मेरा प्रूफ हो गया कि अगर मैं दो रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो लूं वो उनके मॉलिक्यूलर मास की रेशियो के बराबर होती है, और ये मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सारा सिस्टम। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ सिचुएशन तब डेवलप हुई जब हमने दो गैसेस ली जो डिफ्यूज कर रही थी, और डिफ्यूज करते हुए जहां पे वो जंक्शन बना उनका रिएक्शन हुआ, जहां पे रिंग बना वहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि किसने स्केल के जरिए कितना फासला तय किया, किसने कितना फासला तय किया। अब यहां दो बातें तो कंफर्म हो गई कि डेंसिटी और जो मास है गैस का वो डिफ्यूजन पे असरअंदाज होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। थॉमस ग्राहम ने जो पूरा लॉ इंट्रोड्यूस किया और उसके डिफरेंट स्टेटमेंट से हमें प्रूव करके बताया कि ये कैसे होता है, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के स्क्वायर रूट के और मॉलिक्यूलर मास के। आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो ये स्टेटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। मॉलिक्यूलर मास तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसने 100 सेंटीमीटर की ट्यूब में कितना फासला तय किया ये तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा, और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, जिस तरह मुझे याद है 59.5, 40.5। स्टूडेंट्स ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किस रेट से, क्या ऑर्डर क्या होगा डिफ्यूजन का, रेट ऑफ डिफ्यूजन का, और इनमें से कौन सी गैस है जो फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी। ये एक पूरा सिनेरियो है ग्राहम्स लॉ का। इसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी। स्टूडेंट्स ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आपने उसकी स्टेटमेंट और उसकी इक्वेशन बतानी है, और अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो ज़रूर बनानी है। डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा, उसकी वैल्यूज़ याद रखिएगा कि अमोनिया और HCl ने कितना ट्रैवल किया था और कहाँ पे मीट किया था, और कितनी लॉन्ग हमने ट्यूब ली थी फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और आज के बाद आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उससे आप कोई स्पीडीली डिफ्यूजन की उम्मीद ना लगाइएगा, और अगर कोई गैस लाइट है तो वो आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।